नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसी तारीख थी जब देश की संसद ऐतिहासिक बड़े फैसले का गवाह बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया और जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला हुआ। उस फैसले पर उस वक्त कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गईं। तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि साहब खून की नदियां बह जाएंगी, विकास रुक जाएगा, यहाँ के युवाओं और आवाम के साथ में ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, प्रधानमंत्री मोदी के तमाम जो प्रयास थे, जो फैसला था, वो ज़मीन पे सही साबित होता नजर आया। शांति स्थापना के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं तो विकास भी अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। अब 5 साल इस फैसले को हो गए हैं। किस तरीके से 5 साल के इस सफ़र में जम्मू कश्मीर ने एक नई इबारत लिखी है शांति स्थापना की, विकास की, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है। आप जम्मू कश्मीर में से सांसद भी हैं, इसके अलावा केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के साथ साथ तमाम 6 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यही कि सर, आज जब 5 साल पीछे पलट के देखते हैं, क्या बड़े उपलब्धियाँ शांति स्थापना हो या फिर विकास हो नजर आती है? नहीं, धन्यवाद आर्यन जी। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि शांति स्थापना हुई है और 5 बरस यदि आप लौट करके देखें तो मुझे लगता है कि संक्षेप में यदि कहा जाए तो 3-4 स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला है। सुरक्षा स्थिति में तो ही है, जैसे आपने उल्लेख किया। उसके अतिरिक्त मुझे अगर कहा जाए कि श्रेणीबद्ध तरीके से कहूँ तो एक लोकतांत्रिक स्तर पर सबको एक समान अधिकार मिलना, इक्वालिटी जो कि हमारे संविधान की आत्मा रही है, उसका वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी लागू होना। दूसरा, प्रशासनिक स्तर पर बहुत से ऐसे कायदे, कानून, नियम जो हिंदुस्तान भर में लागू थे लेकिन आम जनता को वहाँ उनका उस प्रकार का लाभ नहीं पहुँच रहा था, वो। और तीसरा, विकास। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकास और शांति, मैं तो ये कहूँगा कि पीस एंड डेवलपमेंट शेयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यदि शांति भंग होती है तो विकास कार्यों में विलंब होता है, और अगर विकास ना हो तो समाज में अराजकता, अनरेस्ट पैदा होता है। तो ये दोनों एक समान आगे बढ़ने का कार्य इन 5 वर्षों में हुआ और इतना अभूतपूर्व परिवर्तन है, इतनी अधिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि मुझे लगता है कि जिन्होंने इससे पहले का समय ना देखा हो वो शायद कल्पना करने में भी दिक्कत महसूस करेंगे कि पहले किस प्रकार का था और अभी किस प्रकार का। बिल्कुल, आपने कहा सर पहले किस प्रकार का था, तो एकदम से मन में वो तस्वीरें कौन जाती हैं जब वहाँ का युवा हाथ में पत्थर लेके पत्थरबाजी करता नजर आता था। लेकिन आज तस्वीर अलग हो गई है। मुख्य धारा में युवाओं को जोड़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या बड़े प्रयास हुए हैं और उसमें क्या आंकड़े हैं? नहीं, जैसा आपने कहा, जो हाथ में पत्थर के बजाय आज हाथ में कंप्यूटर है, आईपैड है। और मुझे ये लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद जिस प्रकार से एक निर्णायक ढंग से आतंक पर अंकुश लगाने का कार्य हुआ, ऐसा शायद पहले नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जो भी वहाँ की सरकारें थीं, यूपीए के दौर की, तथाकथित मुख्य धारा की पार्टियों की, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक स्वार्थ जुड़ जाता था। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि हड़ताल का आह्वान इस्लामाबाद, पाकिस्तान से होता और दुकानें श्रीनगर में बंद होती। अब इससे अधिक बदकिस्मती का मंजर और क्या हो सकता है। अब जबकि निर्णायक कार्रवाई हुई तो, लेकिन इस दौरान भी जो श्रीनगर के गली कूचों में चलने वाला आम व्यक्ति था, विशेषकर जो आम युवा, वो चाहता था कि हिंदुस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा बन करके मोदी जी के द्वारा जो एक तीव्र गति की विकास यात्रा चल रही है उसका हिस्सा बने। अनेकों नए विकल्प, नए आयाम, रोज़गार के, जीविका के जो मोदी जी ने इस देश में लाए हैं उसका वो भी हिस्सा बनना चाहता है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी का जो आम युवा है वो बहुत अधिक आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। और आपने देखा कि आज चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हों, चाहे टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, हर जगह उन्होंने अपना एक स्थान कायम किया है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी हुआ। दूसरा, बहुत से अधिकार जो कि आम नागरिक को मिल जाने चाहिए थे, एक बहुत बड़ी विडंबना थी। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, जिनको शरणार्थी भी नहीं कहा जा सकता 70 बरस के बाद। अभी तक वो नागरिकता के अधिकार से वंचित थे। विधानसभाओं में वो वोट नहीं डाल सकते थे। आज तो आप जानते हैं स्थिति ऐसी है कि
किसी दूसरे देश में भी जाकर के आप अगर सेटल हो जाए तो 10-15 बरस के बाद वहाँ पर भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। और यही वो तबका है, यही वो वर्ग है जहाँ से निकल करके देश ने 2 प्रधानमंत्री जिनको हासिल हुए, श्री I.K. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उप प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री श्री L.K. अडवाणी, वो भी कराची से थे। लेकिन जो लोग वहाँ जा कर के बस गए, उन्हें लोकतांत्रिक एक व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया। तो एक बहुत बड़ी विडंबना थी। और एक शायद कभी इस बात का भी विश्लेषण किया जाए कि जो लोग 370 की सबसे अधिक पैरवी करते थे, बहुत बुलंद आवाज़ में पैरवी करते थे, दरअसल वही इसका दुरुपयोग भी कर रहे थे। सन 1975 में श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की देश में। उस समय संविधान में अनेकों संशोधन लाए उन्होंने, शायद वो 42-43 संशोधन था जिसमें संविधान का वो एम्बलम बदला गया। और उसी में उन्होंने विधानसभाओं और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 बरस कर दिया, क्योंकि उनको शायद इस तरह की इनपुट्स थी कि इस समय उनके लिए चुनाव कराना अनुकूल नहीं रहेगा। तो अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उसके 3 ही बरस के बाद जब मोरारजी भाई बनते हैं प्रधानमंत्री, तो बहुत सारे इन अमेंडमेंट्स को रिवर्स किया जाता है। शायद वो 45 या 46 था, उसमें ये भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1977 के बाद पुनः सारी विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 6 बरस से फिर से 5 बरस हो गया, जैसे कि संविधान में था। जी। जब पहली बार 6 बरस किया गया तो वही सरकार थी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तुरंत उसको अपना लिया क्योंकि उनको उनकी मुनासबत से था। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब वो रिवर्स हुआ तो उन्होंने 370 की आड़ लेकर के इसको बनाए रखा। और आपको हैरत होगी कि 5-6 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल ही चलता रहा। अब आप बताइए इसमें कौन सा जनहित था, या कौन सी शनाख्त या आइडेंटिटी या पहचान की बात थी। मात्र और मात्र कुछ एक दलों का एक राजनीतिक लाभ था। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है जी। उस सारे क्षेत्र का, वो भी इन 5 वर्षों में हुआ। ठीक है सर, एक क्योंकि मैं विकास पे, समान अधिकारों पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। शांति को लेकर 70% आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। जान माल का जो नुकसान हमारे सैनिकों का, आम नागरिकों का होता है, उसमें बड़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी घाटी हो, एक चुनौती बरकरार है। और इसके जुड़ा हुआ सवाल ये कि जम्मू क्षेत्र में भी एक बार फिर से नई प्रकार से चुनौतियां सर उठा रही, इसको लेकर नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो एक पैटर्न के तहत जो आतंक चल रहा था वो अब नहीं है। वो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी वो शायद इसलिए भी थी कि कुछ एक राजनीतिक तत्व भी ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे कि पूरी तरह से आतंक वहाँ से समाप्त हो, क्योंकि उस आतंक के पर्दे में पुश दर पुश उनका वंशवाद और उनका राज्य पनपता था। 10-15% वोटिंग होता और वो पुनः जीत करके फिर से मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते। तो इसलिए 5-6 के बाद जब व्यवस्था बदली है, वो राजनीतिक जो स्वार्थ थे वो उस व्यवस्था से हटा दिए गए। तो आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि आम मानव जो था वो चाहता था, वो 3 पीढ़ियां उसने देखी परवान चढ़ते इस आतंक की और इस दहशतगर्दी में। वो चाहता था कि वो इससे निजात हासिल करे, मुक्ति प्राप्त करे, और इसलिए ये बदलाव आना शुरू हुआ। दूसरा, अब कश्मीर घाटी में आपने देखा कि पिछले बरस भी लगभग 2-2.5 करोड़ पर्यटक आए हैं। मैं समझता हूँ अगर एक मापदंड जिसे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर कहा जाए शांति बहाल होने का या सामान्य स्थिति बहाल होने का, वो है पर्यटक। तो 2.5 करोड़ जब पर्यटक आते हैं और होम टूरिज़्म की भी वहाँ पर गुंजाइश नहीं रहती, तो वही सबसे बड़ा टेस्टिमनी है शांति बहाल होने का। जो छुटपुट घटनाएं होती हैं वो भी मेरे ख्याल से इसलिए कि द टेररिस्ट इज ऑन द रन, तो वो भगदड़ में वो सॉफ्ट टारगेट्स को करते हैं ताकि बीच बीच में वो खबर में बने रहें। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के तहत जो आतंक था, जिसमें दूसरे देश की ओर से भी उकसाया जा रहा था और कुछ भीतरी ताकतें भी उसके साथ जुड़ गई थी, वो धीरे धीरे अब ध्वस्त हो गया है। और जम्मू में जो हुआ है, ये इसका शायद ये कारण ये रहा कि कश्मीर घाटी से जब उन्हें लगा कि उन्हें दिक्कत आ रही है तो उन्होंने अपना फोकस वहाँ किया। लेकिन अब भारत सरकार ने भी अपनी रणनीति बदली है। मुझे लगता है कि ये भी एक गुजरता हुआ दौर है, लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर।
उसी का हिस्सा है। और अगर जम्मू में थोड़ी बहुत चिंता का विषय रहा है तो ये कुछ एक सप्ताह की बात है। जी सर, हमने पहली बार देखा कि टेरर फंडिंग पे बहुत ज़्यादा नकील कसी गई। सरकारी कर्मचारी जो सरकारी महकमे में होने के बाद में आतंकवाद को संरक्षण देते थे, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। इस सब से कितना एक मैसेज गया है और विश्वास बहाली कैसे बढ़ी है? इसमें सबसे अधिक श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उन्होंने सरकार का जो रुख बदला है। आपको स्मरण होगा कि यूपीए सरकार में यही लोग जो आज तिहाड़ जेल में बैठे हैं 8-8 बरस से, इनको एम्बेसी में दावत दे के बुलाया जाता था। पाकिस्तान एम्बेसी के कार्यक्रम में ये जाते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने ये जाते थे, और ये कहा जाता था कि हम कश्मीर घाटी में अमन बहाल करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए इनको माध्यम बना रहे हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। लेकिन उसी की आड़ में उनका जो षड्यंत्र था वो जारी रहा। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने एक निर्णायक रुख अपनाया, और आपने देखा वो लोग जो एम्बेसियों के कार्यक्रमों में जाते थे, वहाँ पर मुख्य अतिथि बनते थे, वो आज तिहाड़ जेल के मुख्य अतिथि बने हैं, क्योंकि बाकी कैदी आते जाते रहे हैं, वो 8-10 साल से वहाँ हैं। तो एक मैसेजिंग भी हुआ कि कार्रवाई होगी, निर्णायक होगी, एंड दैट सर्व्स एज ए डेटरेंट। जो दूसरे लोग शरारत पर आमादा हों उनके लिए भी एक पैगाम रहता है। जी सर, आप पैगाम की बात कर रहे हैं तो कुछ तस्वीरें अपने आप में मिसाल बन गई हैं। G20 की बैठक हमने श्रीनगर में देखी। हमने देखा कि कैसे सिनेमा फिर से 3 दशक के बाद लगभग खुलना शुरू हुआ। मुहर्रम का जुलूस निकला। खेलों की स्पर्धाओं की संख्या इतनी हो गई कि कभी सोचा नहीं जाता था कि कश्मीर में ऐसे हालात होंगे। ये जो बदलता हुआ कश्मीर है, ये विश्वास बहाली के किस पैमाने को दिखाता है? 40-45 स्थानों पर जहाँ पर G20 की बैठकें हुई हैं, सबसे अधिक सफलतम बैठक श्रीनगर की रही, सबसे अधिक लोकप्रिय रही, सबसे अधिक अटेंडेंस भी वहीं रही, और देश विदेश से वहाँ पर प्रतिनिधि, डेलीगेट बड़े शौक से आए, और ना केवल बैठकों में उपस्थित रहे बल्कि वो डल झील में भ्रमण करने भी गए, सैर व तफरी भी की। तो उससे एक संदेश भी जाता है, और साथ में ये भी जाहिर होता है कि जो कश्मीर का आम आवाम है, क्योंकि उसने तो 3 पीढ़ियाँ अपनी कुर्बान कर दी, और उसका काम धंधा तजारत भी तहस नहस हो गया। वो नहीं चाहता था कि ये दौर जारी रहे, लेकिन कुछ एक राजनीतिक तत्व जिम्मेवार थे जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाह रहे थे। और ये जो बदलाव आया है, इसके साथ ही साथ जम्मू के क्षेत्र में देख लीजिए, अक्सर ये शिकायत रहा करती थी कि क्षेत्रीय असंतुलन रहता है, कि किसी एक क्षेत्र विशेष को रिझाने के लिए सेंट्रल फंडिंग भी उसी प्रकार की होती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी वहीं पे बनाई जाती हैं, संस्थान किसी न। अब ऐसा नहीं रहा। अब जो केंद्र से जो राशि जा रही है उसका बराबर संतुलित ढंग से वितरण हो रहा है। अगर एम्स जम्मू में बना है तो श्रीनगर में भी बना है, रिंग रोड जम्मू में बनी है तो श्रीनगर में भी बनी है। पहले ये लगता था कि साहब किसी एक क्षेत्र विशेष के रहने वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, साहब हमारा तो कुछ नहीं बनेगा। अब वो नहीं रहा। इंटरव्यू की, जैसे मैंने कहा, प्रशासनिक स्तर पर क्या सुधार हुए। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी के नेतृत्व में DOPT के ही माध्यम से समाप्त कर दी गई थी सन 2016 में। जनवरी महीने से DOPT ने आदेश जारी किया, लेकिन वहाँ नहीं हुआ था। 370 की आड़ लेकर के वो वैसे ही चलते रहे कि रिटन टेस्ट में 0 दे दीजिए, इंटरव्यू में 100 अंक देकर जिसको लेना ले लीजिए। उस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप आता, भाई भतीजेवाद का। अब वो समाप्त हुआ, और आप देखिए हर क्षेत्र के होनहार बच्चे सामने आ रहे हैं। तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आया युवाओं में कि अगर हम में प्रतिभा होगी, हम मेहनत करेंगे तो हमारे लिए मौका उपलब्ध रहेगा। ऐसे तो वो जो बेहाली का जो निराशावाद था कि साहब हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं बनने वाला, वो भी धीरे धीरे जाता रहा। सर, मैं थोड़ा विकास के मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि नई औद्योगिक नीति हो 2019 में संभवतः 1 लाख करोड़ रुपए की GDP थी राज्य की, लेकिन उसमें बहुत तेज़ गति आई और राज्य देश के औसत से तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया से निवेश जम्मू कश्मीर में आ रहा है। औद्योगिक निवेश के लिहाज से, उद्योग बढ़ावा के लिहाज से और रोजगार सृजन की क्षमताओं के लिहाज से क्या बड़े प्रतिमान रहे हैं 5 साल? नहीं, आपने सही कहा, इंडस्ट्री ने उस तरफ रुख किया है। आज कश्मीर में भी इंडस्ट्री लग रही है, जम्मू संभाग में भी। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में कठुआ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन कर के उभरा है। हिंदुस्तान का, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्थापित किया गया। अनेकों कंपनियों ने वहाँ पर अपने इस्टेब्लिशमेंट्स किए हैं। और यही नहीं कि बाहर से जो उनके अपने साधन थे उनका भी सही मायने में उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें चाहती ही नहीं थी कि वो
राज्य बहुत अधिक तरक्की करे। वो चाहते हैं कि ये पिछड़ा रहे क्षेत्र और हम हर 5-6 वर्ष के बाद वोट बटोरते रहें। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, किश्तवाड़, डोडा, वहाँ से कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब कोई ना कोई मंत्री केंद्र में ना रहा हो या प्रदेश में, लेकिन उस क्षेत्र का विकास अब हुआ। अब वहाँ गांव-गांव तक सड़क पहुँची है। किश्तवाड़ का छोटा सा ज़िला है, वो उत्तर भारत का पावर हब बन चुका है। 7-8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मोदी जी के आने के बाद, 2-3 की लॉन्चिंग भी मोदी जी ने की, पकड़डुल 1000, बल्कि उन्होंने तो रोक डाले थे। रेटले नाम का एक प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का, वो भी मोदी जी के आने के बाद रिवाइव हुआ, यूपीए ने रोक दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि जो उनके अपने रिसोर्सेज थे, या तो उनको पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया गया या उन्हें थाम दिया गया। अब जम्मू कश्मीर, आपको याद होगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकी निकली है, पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति जिसे कहा जाता है, रोमा मिशन, इत्तेफाक से वो हमारे ही विभाग से संबंधित है, CSIR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ और उसका अनुसरण अब जितने भी हिमालयन राज्य हैं वहाँ होने लगा। बिल्कुल, और शायद इस बात की जो महक है वो सुदूर दुनिया के देशों तक भी पहुंच रही है। ये भी तस्वीर हमने देखा सर। पहले 370 हटने से पहले हमने देखा केंद्र की योजनाएं ज़मीन पे नहीं उतरती थी। अब जबकि योजनाएं ज़मीन पे उतर रही, सामाजिक आर्थिक योजनाएं, युवाओं को, खासकर से महिलाओं को किस प्रकार का एक आधी आबादी को फ़ायदा मिलता नज़र आ, चाहे वो घर की बात हो, जुला की बात हो या स्वास्थ्य का मामला हो, किस तरीके से वो परिवर्तन आया? देखिए, जो उदाहरण के तौर पर जब आयुष्मान भारत एक अद्भुत योजना, मुझे लगता है कि दुनिया की इससे पहले इस प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस की योजना नहीं रही, क्योंकि मेरा उसी व्यवसाय से संबंध है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी को मुआवजा देते भी थे इलाज के लिए, तो पहले ये सुनिश्चित करते थे कि पहले ये बीमारी तो नहीं थी। अगर किसी को पहले से हार्ट का रोग हो और फिर हार्ट अटैक हो जाए तो उसके लिए नहीं था मिलता। ये एक ऐसी योजना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यदि आज कैंसर डिटेक्ट होता तो कल आप इंश्योरेंस करा के 5 लाख निकाल सकते हैं। ये लागू करने में भी जम्मू कश्मीर सर्वप्रथम क्षेत्रों में रहा, 100%, और वहाँ पर यूनिवर्सल आयुष्मान लगा दिया गया। यहाँ पर पहले कुछ एक कंडीशंस थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा प्रदेश था जहाँ पे बिना किसी क्राइटेरिया के यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया। बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति ने जन्म लिया है कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पहुँचेगी, राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठ करके। अगर गैस का सिलेंडर पहुँचाना तो कलेक्टर बनाता है सूची कि किस घर में कलेक्टर सिलेंडर जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण, और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था, जो कि यूपीए सरकार में होता रहा। उसने भी एक मानसिकता को जकड़ के रखा था। उनको लगता था कि साहब अगर फ़लाँ व्यक्ति का, फ़लाँ परिवार का, फ़लाँ पार्टी के साथ संबंध है तो उनका तो भला होता रहेगा, हमारे बच्चों का कुछ नहीं बनेगा। तो एक पूरा मानसिकता, पूरी जहनियत बदलने का काम हुआ है, ना केवल इन योजनाओं के लागू होने से, बल्कि इन योजनाओं के लागू होने के तौर तरीके से, वो कार्यशैली, वो कार्य संस्कृति में जो परिवर्तन आया है। जी सर, फोकस कनेक्टिविटी पे भी बहुत है और लगातार हमने देखा है कि ऐसे ऐसे प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं जो दुनिया में सबसे ऊंचाई वाले प्रतिमान है, चाहे वो सड़क का हो, रेल का हो, हवाई का हो। हवाई यातायात भी बीते वर्षों में दोगुने से ज़्यादा हो गया। उस फोकस तरीके से जब आप सुदूर इलाकों तक पहुँच रहे हैं, उसका फ़ायदा पर्यटकों को तो मिल ही रहा है जन्नत तक जाने का, लेकिन वहाँ की आवाम उसका फ़ायदा कैसे ले? मैं उसकी आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है जम्मू कश्मीर में, रियासी जिला में, एलिफेंट टावर से 35 मीटर ऊंचा। अब कभी ये भी विश्लेषण का विषय रहेगा कि जम्मू कश्मीर में पहली रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी जम्मू तक। 50 बरस लग गए उसे कश्मीर घाटी के लिए उसका निर्माण कार्य शुरू होने में। वो मोदी जी के आने के बाद हुआ, और शायद ये उसी बात की तस्दीक करते हैं कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये राज्य मुख्य धारा से जुड़ा रहे। आज एक्सप्रेस कॉरिडोर निर्माणित हो रहा है दिल्ली से लेकर कटरा तक। 6-7 घंटे में आप दिल्ली से जम्मू पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई विमान या रेलगाड़ी पर सफ़र करने की ज़रूरत भी समझेगा। उड़ान के तहत हवाई अड्डे बन रहे हैं। यातायात हर तरह से बढ़ा भी है, और दूर दराज बॉर्डर के क्षेत्र में ज़ीरो लाइन तक, कल मैं सीमावर्ती क्षेत्र में ही था, 0 लाइन तक सड़कें निर्माणित हुई हैं जो पहले नहीं थी। और PMGSY के तहत उधमपुर का ज़िला पिछले 3-4 वर्षों में पूरे देश में पहले 3 ज़िलों में शुमार किया जा रहा है इन PMGSY रोड कंस्ट्रक्शन, जो कि देहाती सड़कों का निर्माण है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ना केवल एक समान उनको लाभ मिला है, बल्कि पिछली कुताही या जो कमी रह गई है उसको भी दूर करने का। हाँ, एक ये ज़रूर है कि चूँकि ये मुख्य धारा से कटे रहे,
तो मानसिकता में बदलाव आने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैं जल्दी से कुछ और चीज़ों पे आपका ध्यान चाहूँगा, क्योंकि जमहूरियत के लिहाज से बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिहाज से बात करें, तो पंचायत के चुनाव हुए, बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग देखने को मिली। आधी आबादी के लिहाज से भी वहाँ पे संभावनाएं बहुत बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम भी दौरा करने वाली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोगों का दिलचस्पी तो बढ़ी, लेकिन हार्डलाइनर्स की भी वहाँ पे मौजूदगी ये दिखाता है कि शायद अभी विश्वास बहाली के लिए और कदम आगे चलना बाकी है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये इस बात को टच करना चाहूँगा जो आपने कहा लोकतंत्र की बहाली। ये सच है कि मोदी जी को इस बात का श्रेय जाता है कि पहली बार वहाँ ज़िला परिषदों का गठन हुआ। अब देश भर में हुआ, लेकिन वहाँ 60-65 बरस वहाँ की सरकार ने ज़िला परिषदें गठित नहीं होने दी। और ये वो पार्टियाँ थीं, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो ऑटोनॉमी की बात करती थी, जो सेल्फ रूल की बात करती थी। अब अगर आप सेल्फ रूल की बात करें तो जो सेल्फ रूल ज़मीन से ही ना जन्मा हो वो कैसा, तो यानी वो परिवार का सेल्फ रूल, धरती पर कोई लोकतंत्र। पंचायतों की आपने बात की, 73 और 74 अमेंडमेंट हैं संविधान के, जिसके तहत सेंटर की ग्रांट सीधी सीधी पंचायती प्रतिनिधियों को जाती है, पंचों सरपंचों, उसको वहाँ लागू नहीं किया गया। और विडम्बना ये कि 73-74 जो अमेंडमेंट्स हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, यानी उन्हीं की सरकारें नहीं, लेकिन वहाँ नहीं लगने दिया क्योंकि उसमें उनका अपना स्वार्थ आता था। निस्वार्थ होकर के जब निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए तो आपने देखा कि लोकसभा में भी 59-60% तक मतदान हुआ है, जहाँ एक ज़माने में केवल 10% होता था, क्योंकि चाहते ही नहीं थे कि हो। और कई एक ऐसे फेजेस थे कि जो हमारी नेशनल एवरेज रही है उसके बराबर कश्मीर घाटी की एवरेज रही जी। और उसी तरह का ट्रेंड हमें स्थानीय इकाइयों के चुनाव में देखने को मिला। और जहाँ तक विधानसभा का संबंध है, वो तो खैर अब चुनाव समिति निर्णय लेगी, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, ये तो 24/7 और ×365 है, तो हर समय हमारा हर कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। बाकी जो कट्टरपंथी की बात है, मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे उसमें भी एक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि एक कंट्री वाइड जो फिनोमेना हुआ है थोड़ा बहुत, कुछ एक लोगों को, कुछ एक तत्वों को वो उनकी अनुकूलता में उनको वो सूट करता है कि उस तरह की राजनीति करनी, विभाजन की राजनीति। मोदी जी ने उसकर भी उठ कर के एक नए कल्चर, नए पॉलिटिकल कल्चर, नई संस्कृति को पैदा करने की कोशिश की है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी हमने बीते दिनों देखा कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त संदेश दिया कि आतंकवाद और उनके आकाओं को हर माकूल जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाजपेयी जी का जो मंत्र है, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत के तरीके से कैसे शांति स्थापना और विकास से आगे बढ़ा जाए। 5 साल के इस पड़ाव के बाद हम अगले 5 साल या 10 साल के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ते देखेंगे? फ्यूचरिस्टिक बड़े प्लान को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में, बल्कि आने वाले 10-20 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है भारत की ग्रोथ स्टोरी में, ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी। नेचुरल जो प्रवृत्ति है जम्मू कश्मीर की युवा की, वो हाईली एस्पिरेशनल है, लेकिन वो हसरत जैसे दब जाती है, तो वो हसरतें जो दबी थी वो अब उभरने लगी, विश्वास पैदा हुआ और विश्वास पैदा हुआ और अमल में आएंगी, और वो अपनी भूमिका निभाएंगे वहाँ के लोग और वहाँ के और सरमाए। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, जैसे जम्मू कश्मीर को मुकुटमणि कहा जाता है, ये वाकई मुकुटमणि साबित होगा भारत की ग्रोथ स्टोरी में। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुकुटमणि साबित है ही और तेज गति से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना वक्त देने के लिए, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। तो इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल के इस पड़ाव के बाद में कितना ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन ये निरंतरता लगातार आगे भी जारी रहेगी। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।